अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मयंक पांडे जी की किताब प्लान पीड़ा प्रेरणा से एक कहानी पढ़ी जाएगी। कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, प्लान पीड़ा प्रेरणा, मयंक पांडे जी की किताब। आंसू बने आइडेंटिटी कार्ड। पेशे से राजमिस्त्री अशोक बेहरा 36 वर्ष उम्र चेन्नई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। अशोक की निजी जिंदगी का एक अहम पहलू ये था कि उसने घर वालों की मर्जी के विरुद्ध नमिता से कई साल पहले प्रेम विवाह किया था। शुरू में परिवार वाले काफ़ी समय तक इस विवाह से नाराज रहे, फिर धीरे धीरे सबने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उड़ीसा के गंजाम जिले का रहने वाला अशोक मार्च के पहले सप्ताह में पत्नी नमिता को साथ लेकर चेन्नई गया। उसने अपने 10 वर्षीय पुत्र संतोष और 7 वर्षीय पुत्री प्रियंका को गंजाम में दादा दादी के पास छोड़ रखा था। अशोक और नमिता ने यह तय किया था कि कुछ समय बाद बच्चों को चेन्नई ले जाएंगे। मार्च में काम करते हुए अभी 10-15 दिन ही बीते थे कि कोरोना ने दस्तक दे दी और 25 मार्च 2020 से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अशोक और नमिता ने हौसला न हारते हुए स्थिति समान होने का इंतजार किया, लेकिन 14 अप्रैल को जब दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई तक के लिए घोषित हुआ, तब यह दंपति अपने बच्चों की सुरक्षा के लेकर चिंतित हो गया। इस लॉकडाउन में बूढ़े दादा दादी दोनों बच्चों की देखभाल कैसे कर पाएंगे, ये सोचकर नमिता परेशान हो गई। उसने उड़ीसा जाने की जिद की और रोने लगी। नमिता के आंसुओं ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। दोनों का विवाह अंतरजातीय था और इस प्रकार के प्रेम विवाह में अगर पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं तो बाहर के किसी भी व्यक्ति का समर्थन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अशोक को लगा कि नमिता ने तो उससे विवाह करने के खातिर सबसे लड़ाई की, अपने माँ बाप से बैर लिया। अब नमिता को अशोक का साथ भी दुख मिले तो धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पर। अशोक ने यह तय किया कि अब चेन्नई में नहीं रुकेगा और पत्नी नमिता के साथ बच्चों के पास गंजाम जाएगा। चेन्नई से गंजाम तक का सफ़र 1100 किलोमीटर है। इतना लंबा सफ़र कैसे पूरा होगा, ये सोचकर दोनों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उस समय ट्रेन बस ज़्यादा चलन में नहीं थे। इसके अलावा अशोक के पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। अशोक ने अपने ही ज़िले के एक दोस्त से फ़ोन पर बात की तो पता चला कि और भी कई मज़दूर हैं जो वापस उड़ीसा के विभिन्न जिलों में जाने की योजना बना रहे हैं। 1 से भले 2 और 2 से भले 4 की तर्ज पर समान परिस्थिति में रह रहे उड़ीसा जाने वाले 7 मजदूरों का समूह बना। इन सब ने यह तय किया कि ये साइकिल से ही अपनी पत्नियों के साथ चेन्नई से उड़ीसा के विभिन्न जिलों में जाएंगे। जीवन संगनियाँ साइकिल के कैरियर पर बैठकर संग रहीं। रास्ते में खाने पीने के नाम पर थोड़े आलू चावल, कुछ पैकेट बिस्किट, पानी की बोतलें और कुछ पैसों के साथ दिनांक 14 अप्रैल 2020 को शाम 3 बजे अशोक अपने पत्नी नमिता के साथ मजदूरों के साथ चेन्नई से गंजाम की यात्रा पर निकल पड़ा। अशोक और उसके दोस्तों ने अपनी अपनी पत्नियों को साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठाकर चेन्नई से उड़ीसा तक की यात्रा शुरू की। इस समूह के पास ना तो पर्याप्त साधन थे और ना ही धन। इनकी पूंजी थी इनकी हिम्मत, एक दूसरे का साथ और ईश्वर पे भरोसा। ये मजदूर 14 अप्रैल की रात तक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर पहुंच गए। रास्ते में इन्हें पैदल जाते कई सारे मजदूरों के झुंड मिले। रात में ये लोग किसी सुरक्षित स्थान को देखकर रुक जाते और सुबह फिर निकल पड़ते अपनी यात्रा पर। रात में ये लोग किसी सुरक्षित स्थान को देखकर रुक जाते और सुबह फिर निकल पड़ते अपनी यात्रा पर। साइकिल के कैरियर से उतरने नहीं दिया। धीरे धीरे बढ़ता ये कारवां आगे चला तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। यहाँ पर इन्हें यह समस्या हुई कि पुलिस की भाषा इन्हें समझ न आए और इनकी भाषा पुलिस को। अशोक ने पुलिस को तेलुगु में समझाने की बहुत कोशिश की। उसने पुलिस को बोला कि वो मजदूर हैं और कोरोना वायरस के भय के कारण चेन्नई से उड़ीसा के अलग अलग जिलों में अपने अपने घरों को जा रहे हैं, पर भाषा की भिन्नता के कारण वो पुलिस को समझा नहीं पाया। लंबे सफ़र की थकान और कोई रास्ता न सोचता देखकर ये समूह
नेल्लौर पुलिस के सामने हताश और निराश होकर रोने और चिल्लाने लगा। इतने लोगों की एक साथ रोता बिलखता देखकर पुलिस वालों का दिल पिसज गया और उन्हें समूह को आगे जाने दिया। कई बार चेक पोस्ट से बचने के लिए समूह ने रास्ते बदले। विजयवाड़ा भी इन्हें पुलिस ने रोका, परंतु उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद उन्हें चावल सांभर दिया और आगे जाने का एक मैप भी दिया। उनके ये सफ़र आगे और कठिन हो गया। जब पहाड़ी इलाके आए, पहाड़ों पर साथी मजदूरों ने अपनी अपनी पत्नियों को साइकिल से उतारकर पैदल यात्रा की, लेकिन अशोक ने नमिता को साइकिल से उतरने नहीं दिया। जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके आए वहाँ वहाँ नमिता को साइकिल के कैरियर पर बैठाकर अशोक ने पैदल साइकिल खींची। नमिता ने पति के पसीने से लथपथ शरीर को देखकर कई बार उतरकर पैदल चलने की जिद की, पर हर बार अशोक हंसकर टाल देता। नमिता के ज़्यादा जिद करने पर अशोक ने नाराज़गी जाहिर की तो नमिता ने चुप रहना बेहतर समझा। अशोक को इस यात्रा के बाद ये गर्व था कि उसने पत्नी को पैदल नहीं चलने दिया है। 7 दिनों तक प्रतिदिन 150-160 किलोमीटर साइकिल से चलने के बाद यह समूह 21 अप्रैल की सुबह 11 बजे उड़ीसा के बॉर्डर पर पहुंचा। अपनी मातृभूमि देखते ही समूह का हर सदस्य वहीं जमीन को प्रणाम करके लेट गया। भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद ज्ञापित करके इस समूह ने अपने जिला प्रशासन को अपने आने की सूचना दी। अशोक समेत पूरे समूह को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इस सबके चेहरों पर थकान, पैरों में छाले और हाथों में गड्ढे पड़ गए थे, पर सबकी आंखों में एक संतोष था और मन में अपार खुशी थी कि सब अपने अपने घर सकुशल पहुंच गए हैं। हालांकि घरों को पहुंचने के बाद भी इनके पास पैसों की कमी थी और इन्हें सरकारी मदद की आवश्यकता थी, पर जो समूह पहाड़ को सीना चीर कर चेन्नई से गंजाम तक के 1100 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पूरी कर सकता है, वो किसी सहारे आस में बैठने वाला नहीं। इस समूह का प्रत्येक सदस्य बड़े से बड़े संकट का सामना करने में सक्षम था, क्योंकि वो मेहनत पर विश्वास करता था। पत्नी ने की थी शादी के लिए बगावत, पति ने पूरी की बच्चों से मिलाने की हसरत। घर पहुंचकर अशोक को यह संतोष है कि उसने पत्नी नमिता का भरपूर ध्यान रखा। पूरी यात्रा में उसने पत्नी को कष्ट नहीं होने दिया। सच्चे प्रेम की यही तो भावना होती है कि प्रेमी स्वयं कितने भी कष्ट में हो, पर अपनी प्रेमिका को किसी प्रकार के कष्ट में नहीं देख सकता। दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर जहां अपने मजदूरों ने अपनी अपनी पत्नियों को साइकिल से उतारकर पैदल चलवाया, वहीं अशोक ने नमिता को कहीं भी उतरने नहीं दिया, बल्कि साइकिल पर नमिता को बैठाकर पैदल ही खींचा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य का संदेश दिया। अशोक और नमिता के इस प्रयास ने देश के सामने एक आदर्श पति पत्नी का उदाहरण पेश किया है। हम अक्सर ये पाते हैं कि शादी होने तक तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए जान देने को उतारू रहते हैं, घर से बगावत करके शादी करते हैं और इस प्रक्रिया में वो सगे संबंधी, माँ बाप सबसे रिश्ते तोड़ लेते हैं। परंतु शादी के बाद गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ने पर प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों का स्वरूप बदल जाता है। जो कल प्रेमिका थी अब माँ है, बहू है, भाभी है। जो कल प्रेमिका थी अब माँ है, बहू है, भाभी है। कल तक आगे पीछे घूमने वाले प्रेमी को बाप, भाई और बेटे का भी फर्ज निभाना होता है। इस बदलते परिदृश्य में जो जोड़ा सामंजस्य नहीं बैठा पाता, जैसा कि प्रेम विवाह में अक्सर होता है, वो बहुत जल्द तलाक के रास्ते तक पहुंच जाता है। प्रेम विवाह में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर हुई कहा सुनी रिश्ता टूटने तक की नौबत ला देती है। इन सब से परे अशोक का नमिता के प्रति निश्चल प्रेम था, जो स्वयं को मिटाकर भी पत्नी को सुख देना चाहता है। पहाड़ी रास्तों पर छाले तो अशोक के पैरों में पड़े थे, पर उनका दर्द नमिता ने भी महसूस किया था। साइकिल के पैडल मारते मारते और ब्रेक लगाते लगाते हाथ पैर तो अशोक के सूजे थे, पर उसकी टीस और चुभन नमिता ने भी महसूस की। इस दंपति ने एक दूसरे के प्रति प्यार का एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसमें दोनों बड़े से बड़ा त्याग करने को सहर्ष तैयार हैं। भारतीय समाज की ये विविधता इसे अन्य विकसित देशों से अलग करती है। विकसित देशों में ये अक्सर सुनने में आता है कि बाल बच्चा होने के बाद भी डिवोर्स हो गया। लोग 2-3 शादियां करते हैं और 2-3 बार डिवोर्स भी होता है। वहाँ पर पति पत्नी के रिश्तों में वो प्रेम और समर्पण नहीं होता जो भारत देश में होता है। विकसित देशों में ये अक्सर सुनने में आता है कि बाल बच्चे होने के बाद भी डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स हो गया, लोग 2-3 शादियां करते हैं और 2-3 बार डिवोर्स भी होता है। वहाँ पर
पति पत्नी के रिश्तों में वो प्रेम और समर्पण नहीं होता जो भारत देश में होता है। अशोक और नमिता की इस यात्रा में समाज के विभिन्न वर्गों की मानवता भी प्रतिबिंबित होती है। बकौल अशोक एक दो जगहों को छोड़कर बाकी हर जगह लोगों ने दिल खोलकर मदद की। अशोक ने सोचा भी नहीं था कि उसे रास्ते में इतना सहयोग मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर चलता ये देश और इसके निवासी संकट के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरे देशवासी की मदद को सदा तत्पर रहते हैं। कल्याण, पीड़ा, प्रेरणा, कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं मयंक पांडे की किताब से ये सच्ची कहानी पढ़ी गई आपके लिए। आज के लिए इस कड़ी में बस इतना सा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा।